नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ जमीन पर खींची गई लकीरों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन को आकार देने वाली धाराओं की कहानी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत की नदियों और झीलों की, हमारे देश की सच्ची जीवन रेखाओं की। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो भारत की धमनियां हैं, वो नसें जिनमें इस देश की जिंदगी बहती है। इन्हीं के किनारों पर महान सभ्यताओं ने जन्म लिया और आज भी ये करोड़ों लोगों का पेट पालती हैं। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर क्यों इन बहती धाराओं को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। देखिए, नदियों का महत्व किसी एक चीज तक सीमित नहीं है। जरा सोचे, सिंधु घाटी से लेकर गंगा के मैदानों तक सारी बड़ी सभ्यताएं इन्हीं के किनारे फली फूली। आज भी हमारी खेती की तो ये रीढ़ है, सिंचाई का सबसे बड़ा जरिया। इनसे पनबिजली बनती है जो हमें एनर्जी देती है। पुराने जमाने में तो ये हाईवे की तरह थी, परिवहन का मुख्य मार्ग। और आज भी पर्यटन के लिए कितनी जरूरी है, जहां बोटिंग और मछली पकड़ने जैसी चीजें लोकल इकोनॉमी को चलाती हैं। और इन सब से ऊपर गंगा हो या कावेरी, ये हमारी आस्था और संस्कृति के वो अटूट केंद्र हैं जिनके बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अच्छा, तो अब अपनी यात्रा को थोड़ा उत्तर की ओर ले चलते हैं। कल्पना कीजिए उन बर्फ से ढके महान हिमालय की। वहीं से निकलती हैं भारत की कुछ सबसे विशाल और शक्तिशाली नदियां। यहां से मुख्य रूप से 3 बड़े रिवर सिस्टम्स निकलते हैं। पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र, बीच में गंगा नदी तंत्र जो कि भारत का सबसे बड़ा बेसिन है, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो अपने विशाल पानी के लिए जाना जाता है। अब देखिए, भारत की नदियों को समझने के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। हम इन्हें मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, हिमालय और प्रायद्वीपीय। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हिमालय की नदियां जैसे गंगा ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। ये नदियां जियोलॉजी के हिसाब से अभी युवा हैं और लगातार पहाड़ों को काटकर अपनी घाटी गहरी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां जैसे गोदावरी बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए ये मौसमी होती हैं। ये पुरानी और स्थिर घाटियों में बहती हैं और इनके रास्ते भी हिमालयी नदियों के मुकाबले काफी छोटे होते हैं। हिमालयी नदियों की बात करें तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सिंधु नदी तंत्र। जरा सोचिए, ये एशिया की एक प्रमुख ट्रांसबाउंड्री नदी है जो ताकतवर हिमालय को चीरकर अपना रास्ता बनाती है और भारत पाकिस्तान दोनों देशों के लिए जीवनदायिनी है। और हाँ, जब भी सिंधु नदी का जिक्र होता है तो 1960 के सिंधु जल समझौते की बात जरूर आती है। ये समझौता अक्सर खबरों में रहता है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। इसके तहत जो पूर्वी नदियां हैं यानी रावी, सतलुज और ब्यास, उनके पानी पर भारत को पूरा हक मिला। और जो पश्चिमी नदियां हैं झेलम, चिनाब और सिंधु, उनका ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिला। हालांकि भारत को इन पर भी घरेलू और खेती जैसे कुछ सीमित इस्तेमाल की इजाजत है। चलिए अब हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से उतरकर दक्षिण के दक्कन पठार की ओर चलते हैं। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। यहाँ की नदियाँ एक बिल्कुल अलग कहानी कहती हैं। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ हैं जो बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, और ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में भी आता है। कभी सोचा है कि नर्मदा और तापी जैसी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती, जबकि पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ सुंदरबन जैसे विशाल डेल्टा बना लेती हैं? तो इसका जवाब छिपा है इनके रास्ते में। असल में नर्मदा और तापी जैसी नदियां ब्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैलीज में बहती हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ये जमीन में बनी दरारें हैं जो कठोर चट्टानों के बीच हैं। इस वजह से ये नदियां अपने साथ ज्यादा मिट्टी या सिल्ट बहाकर नहीं ला पाती। साथ ही इनका ढलान भी काफी तेज होता है, जिससे पानी तेजी से समुद्र में जा गिरता है। बस इसी वजह से ये डेल्टा की जगह ज्वारा नदमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं, जहां नदी का मीठा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है। तो ये तो हुई बहते पानी यानी नदियों की बात। अब जरा शांत जल यानी झीलों की दुनिया में चलते हैं। भारत में झीलों की वैरायटी तो बस कमाल की है। जम्मू कश्मीर की वुलर झील को देखें, जो टेक्टानिक हलचल से बनी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो वहीं राजस्थान में सांभर झील है, जो देश की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है।
उड़ीसा की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है और मणिपुर की लोकटक झील तो अपनी तैरती हुई फुम्दियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको पता है, भारत में वाटर मैनेजमेंट कोई आज की बात नहीं है, हमारा इतिहास गवाह है। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व मेगास्थनीज ने लिखा था कि भारत में सिंचाई के जरिए दो फसलें उगाई जाती थीं। दूसरी शताब्दी में चोल राजाओं ने कावेरी नदी पर ग्रैंड एनीकेट बनवाया, जो एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है और आज भी काम कर रहा है। और 11वीं सदी में भोपाल की विशाल भोजपुर झील बनाई गई। ये सब दिखाता है कि झीलें और नहरें हजारों सालों से हमारी सभ्यता और खेती का कितना जरूरी हिस्सा रही हैं। तो वो तो थी इतिहास की बात। आज क्या स्थिति है? हमारी खेती के लिए पानी आता कहाँ से है? ये आंकड़े देखिए। आपको शायद हैरानी होगी कि सबसे बड़ा सोर्स लगभग 45% नलकूप यानी ट्यूबवेल्स हैं। इसके बाद नहरों, कुओं और तालाबों का नंबर आता है। ये पैटर्न साफ दिखाता है कि हमारी खेती जमीन के नीचे के पानी पर कितनी ज्यादा निर्भर हो गई है, और यही गिरते वाटर लेवल की एक बहुत बड़ी वजह भी है। अच्छा, तो हमने नदियों का भूगोल समझ लिया, उनका इतिहास देख लिया, पर अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। आज क्या हो रहा है और आने वाला कल कैसा होगा? हमारी नदियां आज किस हाल में हैं और उनका भविष्य क्या है? और यही एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। दिल्ली में अनगिनत नाले अपना सारा गंदा प्रदूषित पानी सीधे यमुना नदी में छोड़ देते हैं, जिससे भयानक बीमारियां फैलती हैं। और ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है। देश के ज्यादातर बड़े शहरों में हमारी जीवन देने वाली नदियां प्रदूषण की वजह से खुद दम तोड़ रही हैं। तो इन चुनौतियों का क्या कोई हल है? जी हाँ, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिस पर सालों से बात हो रही है, नदी जोड़ो परियोजना। सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? इसका एक उदाहरण है गंगा कावेरी लिंक। प्लान ये है कि पटना के पास से गंगा का जो अतिरिक्त पानी है उसे उठाया जाए, सोन नदी के सहारे एक लिफ्ट नहर से मध्य प्रदेश के बारगी जलाशय तक पहुंचाया जाए और फिर वहां से उसे पानी की कमी वाले दक्षिणी इलाकों की ओर भेज दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा हो सकता है, तो बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 35 मिलियन हेक्टेयर्स। जी हाँ, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना में इतनी अतिरिक्त जमीन को सिंचाई देने की क्षमता है। ये बाढ़ और सूखे की जो दोहरी मार हम झेलते हैं, उससे निपटने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल पर आके रुकते हैं। भारत की नदियां हमें जीवन देती हैं, ये एक सच्चाई है, पर क्या हम अपनी नीतियों और अपनी आदतों से उन्हें जीवित रख पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक के पास नहीं,